हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 और कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लंबे समय से लगातार ऑनलाइन क्लासेस में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। बड़ी मेहनत के साथ आप अध्ययन कर रहे हैं और आपके टीचर्स भी बहुत मेहनत के साथ आपको बराबर लेसन उपलब्ध करवा रहे हैं। अब विनायक स्कूल ने निर्णय किया है कि जितना पाठ्यक्रम आपकी हुआ है उनका धीरे धीरे हम परख या टेस्ट लेना शुरू करें। इस श्रृंखला में सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी का टेस्ट करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है। आप ध्यान दें, 25/4/2020 शनिवार को आपका हिंदी और अंग्रेजी विषय का टेस्ट होना है। आपको टेस्ट की समस्त प्रक्रिया मेरे ख्याल से ऑनलाइन भेजी जा चुकी है। किस प्रकार से आपको साइट पे जाना है, कैसे खोलना है, लेकिन आप याद रखें समयावधि 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। आधा घंटा जो 11 से 11:30 का समय है वो हिंदी विषय के लिए होगा और 11:30 से 12 का जो समय है वो आपका अंग्रेजी विषय के लिए होगा। प्रिय विद्यार्थियों, समय का ध्यान रखें और 11 बजे से पहले ही अपने मोबाइल के साथ या अपनी अन्य सामग्री जो आपको उससे संबंधित आवश्यक है तैयार रखें और पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ आपको ये टेस्ट देना है। आपने बहुत मेहनत की है और इस मेहनत का सही परिणाम क्या है, आपने कितना अर्न किया है, कितना अब तक अर्जित किया है, उसकी परख होना आवश्यक है। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। 25 तारीख को टेस्ट होगा। उसके बाद जो शेड्यूल आपके पास भेजा जाएगा जैसे जैसे उसके अनुसार आपको टेस्ट देने हैं। दूसरी बात, ये टेस्ट 25 प्रश्नों के साथ होगा, यानी आधे घंटे का टेस्ट होगा। उसमें 25 प्रश्न आपके दिए जाएंगे, लेकिन ये प्रश्न अति लघुतरात्मक होंगे तो आपके लिए समय की कोई दिक्कत नहीं है। यानी 25 प्रश्नों के लिए 30 मिनट सफिशिएंट है। आप समस्त विद्यार्थी आराम से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और इस प्रकार से आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, ऐसी हमारी आकांक्षा और कामना है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी में जैसा मैंने आपको बताया था, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया जो जो टेस्ट में दिया जाना तय हुआ है उसमें आपके अलंकार भी थे, आपके छंद भी थे और आपके शब्द विचार थे। शब्द विचारों में भी आपको मैंने बताया था तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द हैं और छंद आपके होंगे दोहा, चौपाई, सोरठा। इसके अलावा अलंकार मैंने आपको बताए थे अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, उदाहरण। इन सब अलंकारों में से आपको कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप पूरी मेहनत के साथ इस टेस्ट की तैयारी करें और 25 तारीख को जब आप टेस्ट दें तो पूरे अच्छे अंक प्राप्त करें, ऐसी पूरी भावना के साथ आप तैयार रहें। इसके बाद जैसे ही परिणाम आएगा वो भी आपको ऑनलाइन प्रेषित कर दिया जाएगा। थैंक यू। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ। आज मैं हिंदी की कक्षा में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12 के छात्रों को जानकारी देंगे व्याकरण के प्रथम टॉपिक की, जो आपका हिंदी अनिवार्य किताब में व्याकरण से संबंधित पहला बिंदु आता है, उसकी जानकारी देंगे। और आज की इस कक्षा में हम पहले टॉपिक के रूप में भाषा, व्याकरण और लिपि की जानकारी आपको देने जाएंगे। तो आप ध्यान दें। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे भाषा की। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो आप जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा के रूप में विख्यात है, जानी जाती है। हमारे यहाँ व्याकरण से संबंधित इस टॉपिक का जो प्रश्न आता है वो प्रश्न होता है कि व्याकरण के साथ साथ भाषा किसे कहते हैं या भाषा की क्या परिभाषा हो सकती है। ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और साथ साथ में आपको पूछ सकते हैं भाषा के प्रकार। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा की परिभाषा। तो देखिए, भाषा जो है वो भास धातु से बना है। भास धातु से इसका निर्माण हुआ है और इसका अर्थ होता है, भास का अर्थ होता है कि आप विचार अभिव्यक्ति किस प्रकार करते हैं, यानी विचार अभिव्यक्ति या विचारों की सृजन को आप भास कह सकते हैं। अब इस शब्द से ही भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। भाषा क्या है? तो अपने मन के विचारों के आदान प्रदान का जो साधन है उसे ही भाषा कहा जाता है। मन के जो विचार हैं उनको आदान प्रदान हम करते हैं, उस माध्यम को भाषा कहा जाता है।
तो भाषा के मुख्य रूप से कुछ भेद ही बताए गए हैं। इसमें पहला भेद है वो है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक भाषा। यदि हम बात करें इन तीनों भेदों में तो सबसे प्रथम जो भेद मैंने आपको बताया मौखिक भाषा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है? जो विचार हम बोल करके एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और मुंह से उच्चरित ध्वनियों के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक भेजते हैं या दूसरों की बात को हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, इस आदान प्रदान को मौखिक भाषा कहते हैं। मानी बोल करके विचारों का प्रकटीकरण मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो ये आपको पूछ सकते हैं। इसी क्रम में लिखित भाषा। लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं और अगला उसको लिख करके लिखी हुई भाषा को देखता है, समझता है और लिख करके आप तक अपने विचार भेजता है, ये जो माध्यम है अपने विचारों का या भावों का आदान प्रदान करने का, वो सब लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जिसको हम कहते हैं संकेतों के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज जिसको आप बोलते हो शारीरिक भाषा, यानी संकेतों के द्वारा इशारा करके, जैसे हम प्रकृति संचालन से, मान लीजिए आप नेत्रों के संचालन से या फिर हाथों के इशारों से जो हम बात समझाने का प्रयास करते हैं, वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। अब देखिए, और ख़ासतौर से मूक और बधिर लोगों के लिए सांकेतिक भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इन तीनों प्रकारों की यदि बात करें तो इनमें सबसे श्रेष्ठ प्रकार मौखिक भाषा है, क्योंकि मौखिक भाषा जो है उसके लिए कोई शर्त आवश्यक नहीं है। जब बच्चा माँ के कोख से पैदा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है, वो जैसा आचार व्यवहार अपने समाज के इर्द गिर्द देखता है, समझता है, सुनता है, उसको आत्मसात करता है, ग्रहण करता है और उसी के अनुसार यदि वो अक्षर ज्ञान न भी करे तो भी मौखिक भाषा का सहजता से प्रयोग करके अपनी बातों को दूसरों के साथ बांट सकता है और सुन भी सकता है, समझ भी सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा में किसी व्यक्ति का साक्षर होना कोई आवश्यक नहीं है, जबकि दूसरे क्रम में हम देखें कि मौखिक भाषा में ये नहीं होता, लेकिन लिखित भाषा में साक्षर होना नितांत आवश्यक है। यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों के साथ नहीं कर सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भाषा के योग। अब इसी में एक छोटा प्रश्न पूछते थे, बोली के संबंध की बोली क्या है? तो भाषा का एक संक्षिप्तीकरण बोली कहलाता है। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली होती है, जबकि बोली है वो स्थानीय क्षेत्र पर या स्थानीय आंचलिक रूप में प्रयुक्त की जाती है, तो भाषा का ही एक अंग माना जाता है। अब हिंदी भाषा की यदि हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा आज हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो अधिकांशतः यहाँ की जो भाषा है वो हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। हिंदी बहुत ही विस्तृत भाषा है, बहुत ही बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। अब हिंदी भाषा के संबंध में आपका अगला प्रश्न जो बोर्ड में बन सकता है वो प्रश्न बनता है कि यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा की इकाई कौन कौन सी है, भाषा में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हो सकती, कहाँ से हम शुरू करें? तो सबसे पहली जो इकाई आती है वो है ध्वनि। ध्वनि से मतलब क्या होता है? जो भी उच्चारण हम करते हैं, भाषा की पहली इकाई बता रहा हूँ, ध्वनि, वो उच्चारण जो हम किसी चीज़ का करते हैं, हम बोलते हैं, वही ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि के बाद दूसरी इकाई आती है वर्ण। वर्ण किसे कहा जाए? ये मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि शब्द की छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे चलें तो आता है भाषा की तीसरी इकाई, जिसके बारे में आप पढ़ते आए हैं, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो है शब्द। शब्द क्या होते हैं? शब्द जब वर्णों का उचित, सुसंगठित और सार्थक प्रयोग जोड़ करके कर दिया जाता है तो वो बन जाता है शब्द। और आप सब जानते हैं शब्द यदि निरर्थक होंगे तो हम भाषा का सही स्वरूप ज्ञात नहीं कर पाएंगे, या उस भाषा के माध्यम से जो बात कही जा रही है उसका तत्संबंधी सही अर्थ, अपेक्षित अर्थ प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। इसलिए शब्दों का संयोजन ठीक होना जरूरी है। उसके बाद अगली चीज आती है पद। देखिए, इससे नेक्स्ट जब मैं चैप्टर करूंगा आपका क्लियर, तो उसमें पद परिचय आएगा, आपके 2 नंबर का प्रश्न उसमें से आता है, तो पद परिचय उस समय भी बताऊंगा। लेकिन अभी संक्षेप में मैं एक बार आपको बता देता हूं। पद किसे कहते हैं? जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करने की योग्यता प्रदान कर दी जाती है तो वो पद कहलाता है। तो भाषा की चौथी इकाई के रूप में आ गया पद। यानी एक स्वतंत्र शब्द होता है। राम एक शब्द है,
पुस्तक एक शब्द है, पढ़ता एक शब्द है एक शब्द है। ये शब्द हैं अलग अलग, अगर इनको अलग अलग रखा हुआ है और यदि एक वाक्य के अंदर इनको डाल दिया जाए कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो समस्त ये जो प्रयुक्त हुए शब्द हैं वो सारे के सारे पद बन जाएंगे। यानी जब कोई वास्तविक अर्थ उसका लगने लग जाएगा या किसी वाक्य में प्रकट होने के बाद वह महत्वपूर्ण तरीके से अपना अर्थ स्थापित कर लेता है, ये बन जाता है पद। और भाषा की अंतिम इकाई के रूप में आता है, वो आते हैं वाक्य। तो वाक्य शब्दों के सार्थक संयोजन से बनते हैं। शब्दों का सटीक, सही, अनुकूल मेल होता है, जिससे कोई प्रस्तावित अर्थ सही ढंग से सुगठित दृष्टि से प्रकट हो जाता है, तो वो बन जाता है फिर पद। तो इस प्रकार से हमने आज भाषा के बारे में संक्षिप्त में एक बार मैंने आपको बताया। और अब मैं अगले इसी बिंदु से आगे बढ़ता हुआ चलता हूँ, वो है व्याकरण। व्याकरण जैसा कि आप जानते हैं, वी धन आकरण, इसका संधि विच्छेद बनता है। व्याकरण शब्द का मौलिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। जब हम किसी बात को पूरी तरह से खोल करके और पूरी तरह से अच्छी तरह उसको समझने का प्रयास करते हैं और इसमें हम शब्द, वर्ण, लिंग, वचन, कारक, इन सब को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही सटीक तरीके से जब इनकी व्याख्या करते हैं, इन शब्दों की, ये शब्द कहाँ से आया, क्यों आया, इसका प्रयोग कहाँ तक सार्थक है। मैं तो कहता हूँ यहाँ व्याकरण की बात करें तो एक कोमलता का अपना महत्व होता है। मैं जैसे एक वाक्य आपको बता रहा हूँ, जैसे चोर को पकड़ो मत जाने दो। यहाँ चोर को पकड़ो के आगे हमने कोमा या अल्प विराम लगाया, अब आगे लिखा मत जाने दो, तो अर्थ हो गया कि चोर जो है उसको पकड़ लो, उसको जाने नहीं देना है। और इसी को यूं लिखा कि चोर को मत पकड़ो मत जाने दो, मत के आगे कोमा लगाया तो अर्थ अंतर हो गया। चोर को पकड़ो मत उसको जाने दो, पहले कहा चोर को पकड़ो मत जाने दो, फिर कहा चोर को पकड़ो मत जाने दो। तो कहने का मतलब है कोमा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो अब कई साहित्यिक रचना के अंदर यदि हम त्रुटिपूर्ण काम करते हैं, हिंदी साहित्य में त्रुटिपूर्ण लेखन करते हैं, तो कितनी बड़ी विडंबना है, ये हमें समझना चाहिए। तो अब 12वीं क्लास के दूसरे टॉपिक के रूप में ये पूछते हैं कि व्याकरण क्या है, इसका क्या उपयोग हो सकता है। तो भाषा को ठीक ढंग से बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब कुछ सिखाने वाला जो शास्त्र है वही व्याकरण कहलाता है। यानी हम भाषा का प्रयोग किस तरह से करें, कैसे बोलें, कैसे लिखें, ताकि सटीक, अनुकूल और वांछित अर्थ की प्राप्ति हमें सहजता के साथ हो सके, ये सारा काम व्याकरण हमें करवाती है। तो व्याकरण में बहुत बारीकी से हमें उच्चारण स्थलों का भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं क वर्ग में कौन सा उच्चारण है, कोई कंठ है, कोई ओष्ठ है, कोई तालव्य है, कोई मूर्धन्य है, कोई दंत्य है, तो इनका उच्चारण स्थल तक हमें इतना ज़्यादा ध्यान और सटीक तरीके से समझना होता है। तो हम व्याकरण को कह सकते हैं कि व्याकरण वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण साधन है। यदि आप परिभाषा की बात करें कि व्याकरण की परिभाषा क्या है, तो वह शास्त्र जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, उसे ही व्याकरण कहा जाता। व्याकरण से ही भाषा के नियम जो होते हैं उनमें स्थिरता आती है, एक मानकता प्राप्त होती है। तो इसलिए व्याकरण, मैं कहता हूँ कोई वो हिंदी विषय की हम बात नहीं करते, किसी भी विषय, भाषा विषय जो होता है उसमें व्याकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिना व्याकरण के हम किसी भी भाषा को सटीक, सही और उचित तरीके से नहीं सीख सकते। इसी क्रम में यदि हम बात करें तो व्याकरण के भी 4 अंग माने गए हैं। तो इन 4 अंगों में क्या क्या चीज़ों का वर्णन किया जाता है। आपको कोई विस्तृत इसका विश्लेषण करना नहीं होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में खाली आपको इतनी जानकारी पूछते हैं कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या है और लिपि क्या है, बस। इसके अलावा अब व्याकरण में जैसे मैं आपको बताऊं कि व्याकरण के अंगों की बात करें तो जैसे सबसे पहला वर्ण विचार आपके आता है, उसके बाद शब्द विचार आता है, उसके बाद पद विचार आता है और उसके बाद वाक्य विचार आता है। यदि अंग पूछ ले आपको कि व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं, तो आप इन 4 अंगों की जानकारी दें या इनके नाम लिखें। और कभी भी आप ध्यान रखना, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो विस्तार से आपको नहीं पूछेंगे वर्ण विचार, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार संक्षेप में बता देता हूं, आपको इतनी जानकारी होना चाहिए कि वर्ण विचार क्या है। यानी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचारों में हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे, तो वर्णों की उत्पत्ति, उच्चारण स्थल, वर्णों का प्रयोग, ये सारी चीजें इस वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ी जाती है। वर्णों की तमाम जानकारियां, चाहे वो स्वर हैं, चाहे वो व्यंजन है, चाहे वो ऋस्व वर्ण है, चाहे वो दीर्घ वर्ण है, उनकी तमाम जानकारियां आपको प्राप्त करना जो होता है वो वर्ण विचार के अंतर्गत अध्ययन के लिए प्राप्त होती है। इसी क्रम में शब्द विचार। शब्द विचार में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि शब्द विचार में तमाम वो शब्द आ जाते हैं
जो हमारी हिंदी भाषा में या संबंधित व्याकरणिक जो पढ़ रहे हैं आप, कोई भी विषय की व्याकरण पढ़ रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे और किसी भाषा की, उर्दू हो, तो शब्द विचार, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शब्द आपकी उस भाषा में कहाँ कहाँ से आए, इन सब की जानकारी आपको जो देता है वो शब्द विचार देता है। ऐसे हम कहेंगे तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज, विदेशी, या फिर हम यूं कहें कि सार्थक शब्द है, निरर्थक शब्द है, या फिर कह सकते हैं विकारी और अविकारी शब्द हैं या पद हैं। इन सब की तमाम की जानकारी हमें इसके माध्यम से प्राप्त होती है, वर्ण आपकी शब्द विचार। इसी क्रम में आगे चलें तो अब आता है आपके पद विचार। तो पद विचारों के अंदर भी वही 4 पद मैंने आपको बताए, संज्ञा, सर्वनाम, आपके विशेषण और क्रिया। इसी क्रम में संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मय आदि बोधक अव्यय। ये विकारी और अविकारी पदों की विस्तार से व्याख्या जो आप गत कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा की कौन कौन से भेद है, सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं, विशेषण और क्रिया के कौन से भेद हैं, उनकी परिभाषाएं क्या है, ये तमाम चीजें जो अध्ययन में आती है वो आपके इनमें पद विचारों में आती है। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मय आदि बोधक अव्यय, ये अविकारी पद हैं जिनको आप अव्यय भी कहते हैं। इनकी जानकारी जो है वो आप पद परिचय में करते हैं। और अंत में आपके जो आता है अंग, वो आता है वाक्य विचार। वाक्यों का सृजन कैसे हुआ, शब्दों के निर्माण से हुआ, शब्दों का उचित दिग्दर्शन किया गया, उनका प्रयोग किया गया, तत्पश्चात वाक्य बने। वाक्यों की सही प्रयुक्ति कैसे हो, आपके अशुद्ध वाक्य कौन से माने जाएंगे, कौन से शुद्ध माने जाएंगे, तो वाक्यों का सटीक और सही प्रयोग या वाक्य के भेद कौन कौन से हो सकते हैं, अर्थ के आधार पर अलग भेद होते, तो वो सारी चीजें वाक्य के बारे में जितनी जानकारी है वो आपको इसके माध्यम से प्राप्त होगी, जिसका शीर्षक है वाक्य विचार। तो ये मैंने आपको इतना अब आपको बताया। अब मैं चलता हूं तो भाषा, उसके बाद व्याकरण, और अब आती है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, ये प्रश्न परीक्षा में पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं एक बार दोबारा आपको दोहरा दूं, कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यान दें, पहले चैप्टर में 3 बिंदु आपके क्लियर होने चाहिए। पहला मैं आपको बता चुका हूं, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए भाषा, विचारों का आदान प्रदान कैसे करें, उसका माध्यम भाषा। उसके बाद में आपको बताया व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, वो व्याकरण। सीधी सीधी परिभाषा। किस किस का अध्ययन होता है व्याकरण, तो मैंने अभी 4 बिंदु आपको बताए कि उसमें वर्ण विचार भी हैं, शब्द विचार भी हैं, पद विचार भी हैं और वाक्य विचार भी हैं। इसी क्रम में अब जो आपका आता है वो आती है लिपि। लिपि किसे कहा जाए, शॉर्टली बताऊं, लिपि लिखने का ढंग, लिखने का तरीका, यानी जब आप निश्चित चिन्हों के माध्यम से लिख करके बात को प्रकट करते हैं उसे ही लिपि कहा जाता है। भाई आप कोई चीज अंकित करते हैं लिख करके, एक तो हम ओरली वर्बली बोल देते हैं और अपनी बात सहजता से समझा देते हैं। यदि हमें लिख करके किसी के सामने बात प्रकट करनी हो तो लिखने का जो ढंग है, लेखन तो हो गया, वो तो भाषा हो गई, वो तो भाषा विचार व्यक्ति का माध्यम। अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए क्या अंकित करें, क्या लिखें, तो जो चिन्ह बनाए जाते हैं, जैसे आपने लिखा कमल, कमल के लिए आपने किस प्रकार से, हिंदी में आपने कमल लिखा तो कैसे पेन चलाया, उसके बाद वही कमल आप अंग्रेजी में लिखते हो, उसके लिए आपने अपनी लेखनी को किस तरह से अलग से चलाया। उर्दू में आप वही कमल लिखते हो, वो कैसे लिखा, तमिल में लिखते हो, आप फ्रेंच भाषा में लिखते हो, आप जर्मनी जैपनीज में लिखते हो, पता नहीं कैसी कैसी भाषाएं, अलग अलग तरह से वही शब्द लिखते हैं, अलग अलग तरीके से आपने यूज किया पेन का, अलग अलग तरह से उसका चिन्ह बनाया, बस वही लिपि है। लिखने का ढंग, हमने उसको प्रकटीकरण के लिए हम किस प्रकार से लिखते हैं उसको, और जानने वाला उसको सहजता से जान सके, वो लिपि है। और आप सब जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि निश्चित ध्वनि संकेतों को हम लिपि कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए तो ध्वनि संकेतों को ही हम लिपि कहते हैं। अब चूंकि आपको मैंने बताया कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देखो, लिपि का ज्ञान नहीं होना, एक बात सुनो आप, यदि लिपि का ज्ञान नहीं हो तो हम किसी भाषा के वास्तविक अर्थ से वंचित रह जाते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत सी शिलालेख मिले हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि हम उस लिपि से अनभिज्ञ हैं, हम उस लिपि के बारे में नहीं जानते। लिहाजा आज भी हम उस समय की व्यवस्था या कई चीजें ऐसी है जिनके बारे में हम अपरिचित हैं। हाँ, कुछ लिपियां पढ़ने में आई है, ऐसी बात नहीं है। तो जिनसे हमने ज्ञान अर्जित किया, जो पढ़ पाए, उनको तो हम समझने में समर्थ हुए, लेकिन जिनको नहीं पढ़ पाए तो उसमें क्या अंकित था, इस बात से हम वंचित रह गए। भारत की बात करें तो हमारी देवनागरी लिपि है,
और ये जो देवनागरी लिपि है, वैसे हिंदुस्तान की दो प्राचीन लिपियां ब्राह्मी और खरोष्टी रही है। तो इन लिपियों की यदि हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि जो है इसका विकास, इससे हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो देवनागरी की कुछ विशेषताएं भी है, जैसे संक्षेप में एक बार बताऊं मैं आपको कि हमेशा बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये विशेष ध्यान रखें, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, ये उसकी दूसरी विशेषता है। ये उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। और इसके बाद में एक वर्ग जो है, एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से ही होता है। जैसे हम क का उच्चारण करें तो कंठ्य होता है, कोई दंत्य होते हैं, कोई मूर्धन्य होते हैं, कोई तालव्य होते हैं, अलग अलग उच्चारण स्थान है। एक विशेष बात हिंदी की लिपि की वो क्या है कि शिरोरेखा का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। आप देखो और भाषाओं में आपको शिरोरेखा लगभग नहीं मिलेगी, अंग्रेजी भाषा तो ऐसी इसमें कोई शिरोरेखा होती नहीं है। और इसके बाद में अनुनासिक या फिर हम कहते हैं अनुस्वार वाली ध्वनियां हैं, उनके पृथक से चिन्ह अंकित किए गए हैं, उनके भी चिन्ह होते हैं ताकि हम अनुमान लगा सके कि अनुनासिक है या फिर अनुस्वार है। और वर्णों में स्पष्टता होती है, और ये रोमन लिपि की अपेक्षा स्थान भी कम ग्रहण करती है, कम स्थान लेती है। इनके वर्ण विभाजन में भी वैज्ञानिकता होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो लिपि क्या है, किसे कहा जाए, तो आप कह सकते हैं कि लिखित ध्वनि संकेत जो होते हैं उनको ही हम लिपि कहते हैं। अब आइए मैं प्रयास करता हूं कुछ लिख करके आपको इस चैप्टर को क्लियर करने की। आप पूरी मनोयोग से और ध्यान से मेरी बात को सुने। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम भाषा, व्याकरण एवं लिपि के बारे में विस्तार से समझेंगे। मैं आपको बताऊं कि भाषा, तो भाषा के बारे में जैसे आपके सामने लिखा है, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। यानी हम अपने मनोविचारों को दूसरों के सामने रख सकें, व्यक्त कर सकें, उसके लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। देखिए यहां मैंने आपके सामने 1, 2 और 3 भेद भाषा के लिखे हैं, लेकिन मुख्यतः भाषा के 2 भेद माने गए हैं, एक मौखिक और लिखित। लेकिन कहीं कहीं स्वीकार किया गया है कि सांकेतिक भाषा भी भाषा का एक अंग मानी गई है, भाषा का एक अंग होता है। मौखिक भाषा की यदि बात करें तो मौखिक भाषा होती है वह भाषा जो हम बोल करके, मुंह से विचार प्रकट करके एक दूसरे के को अपने बात कहते हैं, वो जरिया, वो माध्यम भाषा का मौखिक माध्यम कहलाता है। लिखित माध्यम जब हम लिख करके अपनी बातों को प्रकट करते हैं या लिख करके अपनी सूचनाओं को दूसरों तक प्रेषित करते हैं, वह भाषा का माध्यम लिखित भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा की यदि हम बात करें तो संकेतों के द्वारा या फिर इशारों के द्वारा, भ्रुकुटी संचालन के द्वारा, अपने नेत्रों के संचालन के माध्यम से जब हम बात दूसरों तक प्रकट करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा में आती है। तो अब आपको ये अच्छी तरह याद रखना है, पहले भाषा, और भाषा की बाद में इसके तीनों भेद मैंने आपको बताए। अब हम बात करते हैं, एक प्रश्न आपसे प्राय कर पूछ लिया जाता है कि बोली क्या होती है। आप ध्यान रखें, बोली भाषा का वह रूप है या उसे बोली कहते हैं जिसका क्षेत्र सीमित होता है। हम जानते हैं कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। जब कोई भाषा अविकसित होती है, पूर्णतः उसका विकास नहीं हुआ होता है, या सीमित क्षेत्र में ही उसका वाचन किया जाता है, उसे बोला जाता है, तो वो बोली कहलाती है। जो स्थानीय क्षेत्र में होती है वो बोली होती है, लेकिन जो विस्तृत क्षेत्र में जिसका उपयोग किया जाता है वो हो जाती है भाषा। अब हम एक बात देखें कि भाषा की इकाइयां, ये प्रश्न आपके परीक्षा में प्राय कर पूछा जा सकता है कि भाषा की इकाइयां कौन सी है। और ये आप याद रखें कि जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि इनके बारे में विस्तार से कुछ भी नहीं बताना होता है, लेकिन हाँ इनके बारे में जानकारी होना नितांत आवश्यक हो सकता है। इंडिविजुअल प्रश्न बन जाए कि शब्द की जानकारी दीजिए या फिर वर्ण की जानकारी दीजिए। अब मैं आपको बताऊं कि भाषा की इकाइयों में पहली इकाई आती है ध्वनि। ध्वनि शब्द का एकदम छोटे से छोटा टुकड़ा, या जिसको हम कह सकते हैं आवाज। वह आवाज जो भी मुंह से निकलने वाली शब्द ध्वनि है, आवाज है, उसी को ध्वनि का रूप दिया गया है। वर्ण की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि वर्ण शब्द की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं होते। यदि शब्द की बात करें तो शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। इसी क्रम में पद के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह आपको विस्तार से समझाया था कि पद क्या होते हैं। तो शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त करने की योग्यता प्रदान कर दी जाती है तो वो पद बन जाता है। इसी क्रम में अब देखते हैं वाक्य। तो वाक्य जब शब्दों के मेल को सार्थक ढंग से प्रयुक्त करके कोई वांछित अर्थ प्रकट किया जाता है तो उसे वाक्य कहा जाता है। चलिए अब हम व्याकरण के अंगों की यदि बात करें, ये
आपको भाषा मैंने बताया, इसमें शायद मेरे ख्याल से कुछ भी विशेष नहीं है। जो खास खास प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया। इतना जरूर याद रखें कि भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से बना है। इसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका एक शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्त वाणी या अपने विचार, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब हिंदी के परिवार में लगभग 15 बोलियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें आप कह सकते हैं कि जैसे पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है और बिहारी है, ये सब वर्ग इसमें डाले जाते हैं। तो अब हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में, जैसे मैंने बताया कि भाष धातु से बना है। अब हम आपको बात करते हैं कि इस भाषा के प्रयोग से ही व्यक्ति के वैचारिक आदान प्रदान, भावों का आदान प्रदान सहजता से हो सकता है। आज जितने साहित्य की रचना हुई है, आज जितने अच्छे अच्छे पुस्तकें लिखी गई है, उन सब का माध्यम भाषा है, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो या सांकेतिक हो। उसके प्रयोग से ही नितांत रूप से हम अपने व्यक्तिगत जीवन का विकास कर सकते हैं, ये सत्य है। चलिए अब हम बात करेंगे आज व्याकरण के बारे में। व्याकरण के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। तो अब यदि व्याकरण के द्वारा हम, व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात पे विशेष ध्यान दें आप कि यदि व्याकरण ना हो तो कोई भी साहित्य हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे और किसी भाषा का साहित्य हो, उसके बिना उसका महत्व समाप्त हो जाता है। व्याकरण के बिना उसका महत्व समाप्त हो जाता है। व्याकरण के अंगों की बात करें तो पहला अंग आता है वर्ण विचार। यानी आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इतना ही ध्यान रखिए, इसमें कोई विस्तार से कुछ नहीं पूछा जाएगा कि व्याकरण किसे कहते हैं या फिर व्याकरण के अंग कौन कौन से। हाँ, इतना जरूर ध्यान दें कि व्याकरण के अंगों में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे आपने लिखा कि ये 4 अंग होते हैं, इनमें किसी भी अंग के बारे में चर्चा करके ये पूछ सकते हैं कि इस वर्ण विचार में किस किस चीज का अध्ययन होता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। यदि हम वर्ण विचार की बात करें तो वर्ण विचार के अंदर वर्णों के भेद, वर्णों की उत्पत्ति या वर्णों का प्रयोग किस तरह से किया जाए उसके बारे में चर्चा होती है। तो मैं आपको बता दूं कि भाषा एक व्यवस्था है। भाषा के विभिन्न अंगों, वर्ण, शब्द, पद आदि में निश्चित और नियमबद्ध संबंध होते हैं। आशय यह है कि वर्ण का उच्चारण स्थान, उसकी प्रकृति कैसी है, शब्द भंडार, उत्पत्ति, संधि या पदों का निर्माण या फिर वाक्य निर्माण या वाक्य का विश्लेषण, ये सब इनका अध्ययन जो है वो व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो अब हम यदि व्याकरण शब्द की ही डिस्क्राइब करें, वर्णन करें, तो व्याकरण शब्द का वर्णन होगा विश्लेषण करना, यानी किसी चर्चा परिचर्चा का विस्तार से विश्लेषण करना ही व्याकरण का रूप माना जाता है या उसी को व्याकरण कहा जाता है। तो मैं समझता हूं व्याकरण की परिभाषा यदि पूछी जाए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या हम यूं कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। शुद्ध लिखना और बोलना, ये व्याकरण का, आप कह सकते हैं कि व्याकरण से भाषा में स्थिरता आती है। ये व्याकरण जो है इससे भाषा में स्थिरता भी आती है, जैसे लिखा आपने, और नियमों की स्थिरता से भाषा में एक प्रकार की मानकता स्थापित हो जाती है, एक विश्वसनीयता आ जाती है और भाषा का वो परिष्कृत रूप भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे आज लिपि के बारे में। इसी क्रम में अब आपको मैं अभी भाषा व्याकरण की मैंने आपको परिभाषा दी, उनके भेदों को बताया। अब हम जानेंगे लिपि। देखिए लिपि क्या होता है आप समझे। आपको पहले मैं एक बार छोटी परिभाषा बता रहा हूं, आप देखें। ये मैंने लिखा लिखित ध्वनि संकेतों को ही लिपि कहा जाता है। यानी जब हम अपनी बात को लिख करके निश्चित चिन्हों के माध्यम से प्रकट करते हैं उसे लिपि कहा जाता है। पहले आप समझें, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे। मैं आपको समझाऊं। मैंने कोई भी एक शब्द लिखा, जैसे मैंने लिखा मोहन, ये एक शब्द लिखा मोहन। आप सब जानते हैं कि मोहन देवनागरी लिपि में लिखा गया एक शब्द है। अब यदि इस मोहन को हम और रोमन लिपि में लिखें तो मैंने लिखा ऐसे, आप किसी और भाषा में लिखें, मैं नहीं जानता, मान लीजिए इसको उर्दू में ऐसे लिखा जाए, कैसे भी लिखा जाए,
तमिल में इसको ऐसे लिखा जाए। आप ये बात ध्यान रखें, विशेष बात, कि अगर तमिल पढ़ने वाला कोई आदमी है, तेलुगु पढ़ने वाला आदमी है, या फिर उर्दू या इंग्लिश पढ़ने वाला आदमी है, वो तुरंत इसको उसका उच्चारण मौन करेगा, और दूसरा व्यक्ति जो तमिल या तेलुगु पढ़ रहा है वो भी इसका उच्चारण मौन करेगा। लेकिन हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि ये क्या लिखा गया है, अर्थात हम इस लिपि से अनभिज्ञ हैं, इस लिपि को हम नहीं जानते। जैसे ये लिपि हम जानते हैं, ये लिपि हम जानते हैं, परंतु इससे अनभिज्ञ, लिहाजा हमारे लिए शब्द बेकार है, इनका कोई आशय नहीं। अर्थात निश्चित ये लिखा तो मोहन ही है। आप ये विशेष ध्यान रखें, मान लीजिए कि लिखा तो मोहन ही गया है, परंतु चूंकि हम इस लिपि से अनभिज्ञ हैं, इसलिए हम इसके बारे में नहीं जान सकते। तो कहने का मतलब है, जब हम अपनी बात को लिख करके निश्चित चिन्हों के माध्यम से प्रकट करते हैं, ये ध्वनि संकेत होते हैं। भाई राम आप लिख रहे हो तो इस रे को यूं घुमाना आपको, फिर इसको यूं करना है और इस तरह से घुमाना है। लेकिन अब जैसे मैंने यहां राम लिखा, यही राम यदि मैं अंग्रेजी में लिखता हूं तो मैंने पेन को ऐसे घुमाया, इसको ऐसे घुमाया, ये लिखा, तो पढ़ने उच्चारण में दोनों एक हैं, लेकिन इसका लिखने का तरीका अलग था। तो ये अपनी अपनी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं, उसके अनुसार ही इनको लिखा जाता है। चलिए, तो लिपि के बारे में हमने ये समझा कि ये ध्वनि निश्चित लिखित ध्वनि संकेतों का रूप होता है, किस तरह से अपने को अभिव्यक्त किया जाए वो लिपि का एक माध्यम होता है। अब मैं आपको इस लिपि के बारे में अगली बात जो बताने जा रहा हूं वो क्या है कि यदि परिभाषा की आप बात करें तो उस भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी, जो मतलब कोई भी भाषा है तो उसको मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए, किसी भी भाषा के लिए कुछ निश्चित चिन्ह बनाए गए और उन्हीं चिन्हों को लिपि बताया गया या उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा गया। अब हमारी हिंदी अब आपसे एक प्रश्न और पूछ सकते हैं कि जैसे हमारी हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित आपका यही प्रश्न होगा कि हिंदी भाषा की जो लिपि है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ध्यान में रखें। हिंदी भाषा की लिपियों की यदि लिपि की हम बात करें तो ये सबसे पहले तो इसकी विशेषता है कि ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये पहली इसकी विशेषता है कि हिंदी भाषा की लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसकी दूसरी विशेषता है उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। मानिए आपको समझना है, जैसा उच्चारण आपने किया उसके अनुकूल ही, क्योंकि इसमें आप ध्यान रखें चाहे वो चंद्र बिंदु है, अनुस्वार है या यति है, कोई भी है, उन सभी अक्षरों का समावेश इसमें किया गया है। कई भाषाएं ऐसी जिनमें इन चीजों का ध्यान नहीं रखा। जैसे आधा अगर वर्ण लिखते हैं तो उसके लिए जैसे च आधा लिखा तो उस च को हलंत भी कर सकते हैं हम, या इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि हमें अनुस्वार या चंद्र बिंदु लिखना है तो हमें ये तरीका है। इसका भी एक तरह से आपको ज्ञान करवाया गया है कि कोई अक्षर ऐसा हो जिसके ऊपर आपको अनुस्वार या चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसका उच्चारण भी अलग हो जाएगा। जैसे इसको आप बोलते हो, ये बोल दिया चंद्र, लेकिन ये बिंदु लगाती चंद्र हो गया, यानी ये अनुस्वार न का उच्चारण हमें यहाँ करवा रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उच्चारण के अनुरूप इसका लेखन कार्य होता है। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो ये संपूर्ण लिपि समूह आप लिख सकते हैं, संपूर्ण लिपि समूह जो है तो ये स्वर और व्यंजनों में विभक्त होती है। स्वर और व्यंजनों में विभक्त, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल 44 अक्षर इसमें होते हैं। तो हमारी देवनागरी लिपि ए आ के स्वर से लेकर ए आ ई से लेकर के 11 स्वर और उसके बाद में आपकी 33 व्यंजन, इनके संयोग से ही इसको पूरी तरह हम जान सकते हैं या प्रत्येक अक्षर के बारे में हम सहजता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अगले बिंदु पर चलें तो है कि ये जो वर्ग होते हैं आपके, क वर्ग है, ट वर्ग है, वर्गों का उच्चारण स्थान निर्धारित है। ये भी ध्यान रखें, उच्चारण स्थान
निर्धारित होता है। आपने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा है, जैसे क वर्ग भी होता है, उसके बाद च वर्ग है, त वर्ग है, त वर्ग है। जैसे क वर्ग को हम कहेंगे कंठ। तो इस प्रकार से सभी का उच्चारण स्थान निर्धारित है। तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, औष्ठ्य है। तो इस प्रकार से हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि की विशेषता है कि इनके उच्चारण स्थान जो है उनका स्थान निर्धारित है और उसी के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम कह सकते हैं कि इसकी एक विशेषता जो सबसे बड़ी है वो है कि इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा का प्रयोग इसमें विशेष रूप से होता है, विशेष ध्यान रखें। जैसे अपन लिखते हैं कोई भी नाम, ये राम लिखा, इसके ऊपर ये जो अपन ने शिरोरेखा खींची है, ये हिंदी भाषा में या देवनागरी लिपि की विशेषता है कि इसका प्रयोग इसमें विशेष रूप से किया जाता है। और इसी के साथ एक इसकी विशेषता मैं आपको बताऊं कि रोमन लिपि की अपेक्षा यह कम स्थान घेरती है। यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। आप अपनी व्यक्तिगत बात को समझाएंगे तो रोमन लिपि में यदि आप कह रहे हैं तो उसमें विस्तार से आपको बताना पड़ेगा, जबकि आप संक्षिप्त शब्दों के साथ इस देवनागरी लिपि में उसको आराम से और सहजता के साथ समझा सकते हैं। इसी क्रम में अब हम यदि बात करें इसकी और विशेषता, तो है कि इसमें वर्णों में स्पष्टता होती है। वर्ण जो है वो इसी क्रम में। अब इसकी एक अंतिम विशेषता, इसमें आप देखें कि अनुस्वार ये और अनुनासिक, जो मैंने ऊपर बताया भी था अभी आपको, के लिए निर्धारित चिन्ह होते हैं। ये जा मानी अनुस्वार यदि आप प्रयोग कर रहे हैं या अनुनासिक आप कोई वर्ण लिख रहे हैं तो उनका अलग से चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। तो अब आपने ये देखा कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि की हम बात करें उसकी विशेषताओं की, तो ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। उर्दू भाषा को आपने देखा होगा वो दाईं से बाईं तरफ होती है, लेकिन ये हमारी हिंदी की देवनागरी की विशेषता है। उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, जैसा उच्चारण किया हमने उसके, देखो मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं, जैसे आपने अंग्रेजी में एक शब्द लिखा, अब इसका उच्चारण आपने हाफ किया, लेकिन अगर आप सही तरीके से इसका उच्चारण करें, एल को हमने साइलेंट कर दिया, इसके कोई नियम विधान होंगे वो बनाने वाले जाने, लेकिन इस एल को हमने साइलेंट क्यों किया? हाफ बोलना चाहिए लेकिन हम हाफ बोलते हैं। हिंदी में ऐसा नहीं है, जो भी वर्ण लिखा जाए उसका निर्धारित उच्चारण स्थान होता है और उच्चारण के अनुरूप ही उसको लिखा जाएगा। अगर हम इसको यूं लिखते हैं हाफ, तो ये हाफ ही उच्चारण होगा। यदि ऐसा लिख दिया तो उच्चारण निश्चित रूप से हाफ ही होगा, हाफ नहीं हो सकता। तो यानी इसका उच्चारण जैसा होता है, अंकन कार्य भी निर्धारित उच्चारण के अनुसार ही किया जाता है। जैसा आपने उच्चारण किया उसके अनुकूल या उसके अनुरूप इसको लिखा जाता है। अब दूसरी तीसरी मैंने बताई कि संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में विभक्त होती है, यानी इसके स्वर हैं और इनके मेल से ही पूरी भाषा का नियोजन हुआ है। स्वर और व्यंजन दोनों का मेल हुआ और दोनों के मेल से भाषा का परिष्कृत रूप हमारे सामने प्रकट हुआ। भाषा किस प्रकार से आगे बढ़ती गई इसमें, क्योंकि हम तो छोटी सी इकाई को लेकर चलेंगे, तो इसमें छोटी इकाई के रूप में स्वर और व्यंजन दोनों आवश्यक है। तो हमने देखा कि संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में विभक्त होते हैं, उनके मेल से ही हम भाषा का निर्माण करते हैं या अपने काव्य का निर्माण करते हैं। अगली विशेषता आती है कि वर्गों का उच्चारण स्थान निर्धारित होता है। जैसे ये वर्ग हैं, क के लिए क वर्ग है, फिर च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग, इनका निर्धारित स्थान है। कंठ है, ओष्ठ दंत, यानी आप इसमें वैज्ञानिकता, इस भाषा में खास तौर से आप कह सकते हैं वैज्ञानिकता है। पूर्ण विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर काम करते हैं। हम क बोलेंगे तो आप देखो क का उच्चारण करके देखो, क के उच्चारण में आपके शरीर के कोई अंग में कहीं कोई वो नहीं आएगी, सीधी क की आवाज गले से आएगी। इसी के बाद जैसे हमने प का उच्चारण किया, ये प वर्ग ओष्ठ है, तो इसमें आप बिना होठ बंद किए प फ ब भ म का उच्चारण नहीं कर सकते। तो दंत हैं,
जाकर के तालव्य तालु से जब अपनी जीवा टकराती है, मूर्धा से टकराती है, तो इनके अपने अपने नियम हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस भाषा का मूल आधार वैज्ञानिक है, जो नियमों में बंधी हुई रचना है। अच्छा, इसके बाद में मैंने आपको बताया शिरोरेखा का प्रयोग। ये विशेष ध्यान रखें कि इसमें शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य होता है। शिरोरेखा से भाषा में पारदर्शिता, सुंदरता और परिष्कृत भाव जो है वो प्रकट होता है। तो इसमें शिरोरेखा का प्रयोग भी आपके होता है, विशेष ध्यान रखें। शिरोरेखा ऊपर जो रेखा लगाई जाती है, या जो अपन लिखते हैं कोई भी, ये इसका प्रयोग मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आदत मेरी शुरू से रही नहीं है, मैं शिरोरेखा का प्रयोग नहीं करता हूं, किंतु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूं, आपको ध्यान रखना है कि शिरोरेखा का प्रयोग इसमें अवश्य करें। इसके बाद में यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है, ये विशेष ध्यान रखें। रोमन लिपि में जिस बात को समझाने के लिए कम से कम 2-3 पंक्तियों की आवश्यकता होती है, वहां अपनी देवनागरी लिपि में उसको 1 से 1.5 पंक्ति में ही समझाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि उसको विस्तार से समझाना पड़ता है, और वही बात समझाने के लिए देवनागरी लिपि में बहुत ही कम शब्दों के माध्यम से उसको सहजता के साथ दूसरों के सामने प्रकट किया जा सकता है। वर्णों में स्पष्टता होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी या और भाषाओं के नियम है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक ही शब्द को, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे अंग्रेजी में आप जानते हैं डेट मानी दिनांक भी होती है और डेट मानी खजूर भी होता है, लेकिन हमारे हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में मूलतः ऐसे कई शब्द होते हैं जिनके एक के बहुत से अर्थ होते हैं, अनेकार्थक शब्द हमने पढ़े हैं, लेकिन आप ये फिर भी ध्यान रखें कि शब्दों में यदि अर्थ कोई, जैसे ये शब्द मैंने लिखा है, ध्यान दें, जरा और जरा, इसके नीचे ये लगाया, तो अब जरा का अर्थ हो गया थोड़ा, और इस जरा का अर्थ हो गया वृद्धावस्था। यानी आप ये ध्यान दें कि हमेशा हर वर्ण के उच्चारण के लिए निश्चित ध्वनि संकेत होते हैं, या फिर उनके लिए निश्चित चिन्ह निर्धारित किए गए। उन चिन्हों का प्रयोग करने से भाषा में एक प्रकार परिष्कार आता है, या उसमें क्या क्या अंतर हो सकता है शब्दों में, वो हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है, और वर्णों में स्पष्टता होती है, साफ तौर से आप वर्णों को जान सकते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक यदि आप लिख रहे हो तो उनके लिए निर्धारित चिन्ह होते हैं। तो आप, ये मैंने सारी चीजें आपको बताई। मैं संक्षेप में एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पहले चैप्टर का कार्य मेरे ख्याल से पूरा हो गया। आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमने व्याकरण के बारे में जाना। सबसे पहले व्याकरण के बारे में जैसे आपने पढ़ा, लिपि के बारे में आपने पढ़ा, भाषा के बारे में आपने पढ़ा। इन तीनों के बारे में यदि आपके कहीं कोई डाउट हो, कोई प्रश्न है, कोई आप पूछना चाहते हैं, तो डाउट का एक कॉलम आता है, उसमें आप लिख करके दे सकते हैं। और वर्क के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ध्यान दें कि ये जो मैंने आपको क्लियर करवाया है, उसमें आपको थोड़ा सा वर्क भी मैं आपको देना चाहूंगा। मुझे विश्वास है आप सभी विद्यार्थी बहुत मेहनत के साथ घर पे अध्ययन कर रहे हैं, और जो भी टीचर्स आपको कुछ बता रहे हैं उनको मनोयोग से आप सुन भी रहे हैं। तो आपको इसमें कोई विशेष बात नहीं है। मैं आपको ये प्रश्न लिख रहा हूं, भाषा, व्याकरण एवं लिपि को उनके भेदों सहित स्पष्ट कीजिए। मैंने शॉर्टली इस एक प्रश्न में ही आपके पूरा चैप्टर डाल दिया है। जो भी खास खास चीजें आपको मैंने बताई है, या आप अपनी तरफ से भी और साहित्य पुस्तकों की सहायता लेकर के लिखें, और इसको आपको बहुत अच्छी तरह से संपादित करना है। ये गृह कार्य जैसे ही विद्यालय आपका रनिंग होगा उस समय हम चेक करेंगे आप किस तरह से काम कर रहे हो। बहुत ही सुंदर आपकी हैंडराइटिंग हो, अच्छी राइटिंग में, और पूरे मनोयोग से आपको तैयार करना है। थैंक यू, धन्यवाद।